हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप प्रसाद और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिमिनल लॉ। आईपीसी से लेके बीएनएस तक का सफ़र। आईपीसी हमारा 1860 में इनेक्ट हुआ था और बीएनएस हमारा 2023 में पार्लियामेंट में पास हुआ था। लगभग 164 ईयर्स का ये जर्नी हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि आईपीसी से बीएनएस में शिफ्ट होने के लिए हमारे पास क्या ऐसे रीजन थे कि हमें नया एक क्रिमिनल लॉ बनाना पड़ा। अब हम बात करेंगे बर्थ ऑफ द आईपीसी। जब कभी भी आईपीसी की बात होती है तो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले जी का नाम पक्का लिया जाता है। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, इनका जन्म 25 अक्टूबर 1800 इंग्लैंड में हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 28 दिसंबर 1859 इंग्लैंड में हुई थी। मैकॉले जी जो थे वो ब्रिटिश के हिस्टोरियन, पोएट और पॉलिटिशियन थे। जब इनको हिंदुस्तान आने का निमंत्रण दिया गया, जब ये हिंदुस्तान आए तो वहाँ पे ब्रिटिश इंडिया में ये बेसिकली किस लिए जाने जाते थे? ये बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन को लाने के लिए और ब्रिटिश इंडिया में लीगल रिफॉर्म्स लाने के लिए जाने जाते थे। मैकॉले जी जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तब फर्स्ट लॉ कमीशन एक कमिटी बनाई गई थी जिसके चेयरपर्सन हमारे मैकॉले जी थे। मैकॉले जी ने और उनकी टीम ने 1834 में एक ड्राफ्ट रेडी किया। ये ड्राफ्ट जो था वो आईपीसी था। इसमें जो है बेसिकली हमारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ को मिला के बनाया गया था। और वो लॉ कौन से थे? वो लॉ थे इंग्लिश कॉमन लॉ और नेपोलियनिक कोड। इन दो लॉ से इंस्पायर होकर के मैकॉले जी और मैकॉले जी की टीम ने आईपीसी का निर्माण किया था, उसका ड्राफ्ट रेडी किया था। 1856 में ये पहली बार जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने प्रेजेंट किया गया था। 1834 से लेकर के 1856 के बीच में 20 इयर्स का गैप है। इस गैप के दौरान, इन 20 सालों के दौरान इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए और उसके बाद जो है इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने प्रेजेंट किया गया 1856 में। 1860 में इंडियन पिनल कोड इनेक्ट किया गया और एनफोर्स किया गया 1862 में। 1860 और 1862 के बीच में 1861 में हमारे पास सीआरपीसी और पुलिस एक्ट जो है वो भी इनेक्ट किया गया। 1856 से और 1860 के बीच में ये इनेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 इस बीच में हमारा आ गया था। रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या हुआ था? जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो गवर्निंग अथॉरिटी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो ट्रांसफर कर दी गई किस पे? ब्रिटिश क्राउन में, यानी कि क्वीन विक्टोरिया जी को वो सारी की सारी पावर ट्रांसफर कर दी गई थी। अब हम बात करेंगे बिफोर मैकॉले। बिफोर मैकॉले हमारे पास 3 लॉज थे: हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशन। बिफोर 1834 यानी कि हमारा आईपीसी निर्माण होने से पहले की हमारी स्थिति है। जो हमारे लोग थे, जो हमारे रिलीजियस लोग थे, वो क्या करते थे? वो अपने रिलीजन के रूल्स एंड लॉज को फॉलो किया करते थे। ये जो रूल्स एंड लॉज थे वो बहुत ही इनकंसिस्टेंट थे और नॉन कोडिफाइड थे। इनकी कोई कोड नहीं हुई थी। जैसे हमारे आईपीसी में सेक्शंस होते थे, सीआरपीसी में सेक्शंस हैं, एविडेंस में हमारे सेक्शंस हैं, वैसे ही यहाँ पे जो रूल्स एंड लॉज थे इन पे कोई सेक्शंस या कोड नहीं थे, ये नॉन कोडिफाइड थे। इनको जो इम्प्लीमेंट करने का जो हमारा एक ख्याल था वो बहुत ही लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग था। हम इनको सब पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट थे, इनके बीच में कोई सिमिलैरिटीज नहीं थी। हिंदू पर्सनल लॉ में हिंदूज के लिए लॉज थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुस्लिम्स के लिए थे, और लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशंस ये वहाँ के जो लोकल पीपल्स रहते थे किसी स्टेट के, उनके लिए हुआ करते थे। इंडिया जब 1834 था उससे पहले इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में
कंट्रोल में था, जिन्होंने जो है लॉज इस तरह से डिजाइन किए कि वो लॉ प्रोटेक्ट कर सके कि ब्रिटिश इंटरेस्ट को, ना कि कोई इंडियन सिटीजन्स की नीड पूरी कर सके। वहां पे ये देखने को मिलता है, इंडिया उस टाइम पे हमारा सिंगल नेशन नहीं था, बल्कि ब्रिटिश कॉलोनी थी जो कि ब्रिटिश राज के अंडर में पूरी कंट्रोल हुआ करती थी, जहां पे हमारे पास बहुत से प्रिंसली स्टेट थे जिनके अपने कुछ लोकल रूल्स हुआ करते थे। अब हम बात करेंगे आईपीसी के की फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स के बारे में। इंडियन पिनल कोड, जिसमें हमें 511 सेक्शंस देखने को मिलते हैं, और ये 511 सेक्शंस 28 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं, जहां पे हमको क्राइम की क्लियर डेफिनेशन देखने को मिलती है और इन क्राइम्स की पनिशमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पे जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स का मतलब है उनकी एक पर्टिकुलर विंडो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेक्शन 121 से 130, ये एक पर्टिकुलर विंडो है किसकी, स्टेट के अगेंस्ट क्राइम की। सेक्शन 141 से 160 तक ये एक पर्टिकुलर विंडो है किसकी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के लिए। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट अगर कोई क्राइम होता है तो वो सेक्शन 299 से 377 की विंडो में कवर होगा। वैसे ही अगर किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम हो रहा है तो वो सेक्शन 378 से 462 की विंडो में कवर होगा। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन क्राइम्स है। अब क्राइम्स हैं तो पनिशमेंट भी होगी, तो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हमारे पास 5 टाइप्स की पनिशमेंट होती है, जिसमें डेथ पेनल्टी, जिसको मृत्युदंड भी कहते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको आजीवन कारावास भी कहते हैं, इम्प्रिजनमेंट मतलब कारावास, जो कि दो तरह के होते हैं, रिग्रेस और सिंपल। रिग्रेस और सिंपल में सिर्फ अंतर इतना है, रिग्रेस में जो है इनको कठोर दंड दिया जाता है। कठोर दंड मतलब इनको 3 टाइम के खाने के बदले एक ही टाइम का खाना दिया जाएगा, इनको ऐसे सेल में रखा जाएगा जहाँ पे रोशनी बहुत कम आती है, इनको ऐसे सेल में रखा जाएगा जहाँ पे इनका इंटरेक्शन किसी और जो हमारे प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ नहीं होता। सिंपल जो कारावास होता है, जो साधारण कारावास होता है, उसमें क्या होता है, साधारण कारावास में इनसे हम काम लेते हैं, इनको कुछ भी काम देते थे, जैसे लकड़ी का कारपेंटर का काम दे दिया, कोई कोयले तोड़ने का काम दे दिया, कपड़े धोने का काम दे दिया, ये सारा का सारा जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट यानी कि आसान कारावास में आता है। उसके बाद आता है कन्फिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कन्फिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब होता है जो प्रॉपर्टी जो कुर्की होती है कोर्ट के द्वारा, वो यहाँ पे की जाती है। उसके बाद फाइन किया जाता है, एक नॉमिनल चार्जेस जो हमारे ऑफेंसेस करते हैं, जो हमारे एक्यूज होते हैं, उन पर लगाया जाता है और वहाँ पे हम उनसे फाइन रिकवर करते हैं। ये जो 5 तरह की पनिशमेंट्स हैं, इनको लगाने की जो पावर है वो किसके पास होती है, वो होती है जजेस के पास। जजेस जो हैं एप्रोप्रिएट जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, एविडेंस उनके पास मौजूद होते हैं, उसके बिहाफ पे जो है इस पनिशमेंट का इम्पोज करते हैं उस पर्टिकुलर केस में। अब हमारे पास क्राइम्स भी क्लासिफाइड हो गए, उसकी पनिशमेंट भी होगी, तो डेफिनेटली सी बात है ये सारी की सारी पनिशमेंट एज इट इज तो नहीं चलती होंगी। हमारे आईपीसी को बने हुए 164 साल हो चुके हैं और इन 164 सालों में यानी कि इन 164 ईयर्स में हंड्रेड्स ऑफ अमेंडमेंट्स आईपीसी में हो चुकी हैं। अब इन अमेंडमेंट्स का कारण क्या होता है, इन अमेंडमेंट्स का कारण होता है कॉन्फ्लिक्ट। जब दो जजमेंट या दो जजेस की जो मतभेद हैं, दो जजेस की जो आइडियोलॉजी है, इन पे जब कॉन्फ्लिक्शन होता है तब जाकर के अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। या फिर ऐसे कोई केसेस जिसमें हमारे पास जो पब्लिक है यानी कि जो सिटीजन्स हैं उनकी डिमांड होती है अमेंडमेंट करने की, हमारे पे इतना पॉलिटिकल प्रेशर्स होता है कि हमें उसे अमेंडमेंट करना पड़ता है, तो हम तब जाकर के इसको अमेंडमेंट करते हैं। आप सबको याद होगा 2013 का निर्भया केस, जहां पे हमारे पास रेप लॉज में हमें अमेंडमेंट करना पड़ा। साइबर क्राइम को इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारे पास जो क्राइम की डेफिनेशन थी, क्राइम का जो स्तर था, जो एक पैरामीटर होता है क्राइम का, हमको उसमें इंप्लीमेंट, उसमें अमेंडमेंट, उस पर रिविजन करना पड़ा। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस जब हमने देखा तो हमें प्रोटेक्शंस के खिलाफ जो लॉज थे उन पे थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ा। यहाँ पे कुछ मैंने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट दी हुई है, जैसे कि 1870 में
हमारे पास वुमेन एंड चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जो क्राइम होते थे उसमें अमेंडमेंट्स की हुई थी। 1913 में जो पॉलिटिकल ऑफेंसेस होते थे उसको जो मद्देनजर रखते हुए हमें अमेंडमेंट करनी पड़ी। 1950 जो हमारा 1950 में जो अमेंडमेंट हुई थी आईपीसी में, वो आईपीसी में ऐसी अमेंडमेंट हुई थी कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर था उसको देख करके अमेंडमेंट करनी पड़ी, ताकि हमारा जो आईपीसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ ना जा सके। 1983 में हमें डाउरी डेथ को लेकर के एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करना पड़ा, 304 बी। 2000 में जब हमारे पास साइबर क्राइम और आईटी एक्ट आया था तो उसको लेकर के भी हमें आईपीसी में कुछ अमेंडमेंट्स करनी पड़ी थी। 2013 यही मैं बात कर रहा था निर्भया केस की। जब निर्भया केस आया था तो जो सेक्सुअल ऑफेंसेस थे उनकी जो पनिशमेंट थी उस पे हमें जो है अमेंडमेंट करनी पड़ी थी। 2018 में जब पॉस्को एक्ट हुआ था और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के केसेस ज़्यादा आ गए थे तो तब भी हमें आईपीसी में और पनिशमेंट्स में चेंजेस करने पड़े थे। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं वो आपको दिखाए हैं। जैसे 302 है सेक्शन, ये मर्डर के लिए होता है। सेक्शन 376 ये रेप के लिए होता है। सेक्शन 420 ये धोखाधड़ी के लिए होता है। सेक्शन 498 पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की जाती है जब किसी स्त्री पे, तो वहां पे ये सेक्शन लागू होता है। सेक्शन 354 ईव टीजिंग, यहाँ पे महिला की मर्यादा भंग करने का प्रयास किया जाता है। सेक्शन 124 ए राजद्रोह, ये हमेशा विवादों में रहा है क्योंकि जब आईपीसी हमारी निर्माण हुआ था, जब आईपीसी का गठन हुआ था, उस वक्त हमारे पास ब्रिटिश एरा चल रहा था जहाँ पे हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। और ईस्ट इंडिया कंपनी में राजद्रोह का मतलब हुआ था ऐसे कार्य जो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ करते थे वो उसको राजद्रोह की श्रेणी में डाल दिया करते थे। इसके बाद आता है सेक्शन 295 ए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स भी था आईपीसी में, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट भी थी आईपीसी में, टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमेंडमेंट भी चल रहा था। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास अमेंडमेंट भी दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी दिए हुए हैं। तो ऐसी क्या जरूरत थी कि हमें आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड से भारतीय न्याय संहिता की तरफ जाना पड़ा? तो यही जो इंपॉर्टेंस हमारी थी कि क्या ऐसी जरूरत थी कि हमें आईपीसी से बीएनएस की तरफ स्विच करना पड़ा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए बात करते हैं उन रीजंस की जिनके कारण हमको इंडियन पिनल कोड से भारतीय न्याय संहिता की तरफ स्विच करना पड़ा। सबसे पहला रीज़न है कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल जो होता है वो एक देश जब दूसरे देश पर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तरीके से कंट्रोल ले लेता है और अपने तरीके से उसको चलाता है, उसको बोलते हैं कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल की एक सबसे बड़ी खास बात ये होती है, वहाँ पे जो टर्म यूज़ होते हैं, जो शब्द यूज़ होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, वो टर्मिनोलॉजी केवल उनके अपने लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है, ना कि उन लोगों के लिए जिस कंट्री पे वो कंट्रोल कर रहे हैं। सेम ऐसा ही हमारे साथ हुआ था जब हमारे पास आईपीसी आई थी। उस टाइम हमारे पास ब्रिटिश एरा चल रहा था, यानी कि ब्रिटिश राज हम पे राज किया करते थे। तो उन्होंने जो एक्ट, जो लॉज बनाए थे, वो ऐसे लॉज बनाए थे जो उनके ब्रिटिश और ब्रिटिश लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि इंडिया के लोगों के लिए। सेकंड, टेक्नोलॉजिकल गैप। टेक्नोलॉजिकल गैप का मतलब है जब हमारे पास आईपीसी ड्राफ्ट हुई थी उस टाइम टेलीग्राफ एक मात्र ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसके कारण हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर पाते थे। उस टाइम हमारे पास जो साइबर क्राइम है, डिजिटल फ्रॉड है, डेटा चोरी का है, क्रिप्टो करेंसी है, ऑनलाइन हैरेसमेंट है, इसके बारे में कोई भी प्रोविज़न अवेलेबल नहीं था। हमने इसके बारे में दूर दूर तक कुछ भी सोचा नहीं था कि ऐसे भी कोई क्राइम हमारे भविष्य में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होती गई, हमें इन सारे क्राइम्स के प्रोविजंस देखने को मिल गए। जब ये प्रोविजंस हमको देखने को मिल गए, जब ये क्राइम हमें देखने को मिल गए, तो हमने जो है इंडियन पिनल कोड से भारतीय
न्याय संहिता की तरफ स्विच करना सही समझा। दूसरा, जस्टिस डिलेड। जस्टिस डिलेड का मतलब आईपीसी में जो जस्टिस का प्रोविजन था वो बहुत ही लेंथी और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। आज भी हमारे इंडिया में 5 करोड़ से भी ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं। क्यों? इसी प्रोसेस की वजह से। जस्टिस डिलेड में एक तरह से हमें यह भी देखा जाता है कि जो डेफिनेशंस थी आईपीसी में वो बहुत ही अनक्लियर थी। उसका पर्टिकुलर कोई एक मतलब नहीं निकाल सकता। उस डेफिनेशन की 2 से 4 परिभाषाएं भी हो सकती हैं और 4 से ज़्यादा परिभाषाएं भी हो सकती हैं। अब कौन सी परिभाषा कौन से केस में सही इस्टेब्लिश होगी, सही साबित होगी, वहाँ पे हमारा हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता था, जिसके कारण जो है हमें जस्टिस डिले देखने को मिलती थी। दूसरा, जो वहाँ पे विटनेस और विक्टिम है, इनके जो राइट्स हैं, इसको प्रोटेक्शन के लिए भी कोई भी प्रोविज़न देखने को नहीं मिलता। जो हमारा सबसे बड़ा रीज़न है आईपीसी से बीएनएस की तरफ स्विच करने का, वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। लास्ट, इवॉल्विंग क्राइम्स। इवॉल्विंग क्राइम्स मतलब जब हमारा आईपीसी बना था तो हमारे पास ऐसे जो क्राइम थे जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए, साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन हैरेसमेंट, डेटा चोरिंग, क्रिप्टो करेंसी, इनके बारे में हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन टाइम टू टाइम जब क्राइम का स्तर बढ़ता गया तो हमें इनमें ये क्राइम देखने को मिले, जिसके कारण हमारे आईपीसी में उससे डील करने के कोई भी प्रोविजंस नहीं थे। इसीलिए हमने जो है आईपीसी से बीएनएस की तरफ स्विच करने का सोचा। यहाँ पे जो इवॉल्विंग क्राइम्स में हमें बेसिकली कौन से क्राइम्स देखने को मिलते हैं? जो क्राइम सिंडिकेट्स तौर पे चलते हैं, जिस पूरा एक ग्रुप ऑर्गेनाइज तरीके से उसको चलाता है। टेररिज्म नेटवर्क। टेररिज्म नेटवर्क में टेररिज्म भी आता है और टेररिज्म फंडिंग भी आता है, जो टेररिज्म को फंड प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन वो क्राइम होते हैं जो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाते हैं। दूसरा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो मानव तस्करी पे पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। किसी भी इंसान को एक तरह से दूसरी तरह एक्सपोर्ट करवाना, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करना, ये सारे के सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आते हैं। यहाँ पे सेक्स रैकेट्स, यहाँ पे जो है जो लेबर की जो शॉर्टेज होती है उसको पूरा करने के लिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो क्राइम है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी कारण जो है हमारे पास इवॉल्विंग जो क्राइम्स का जो स्तर था वो बढ़ा, उसके कारण हमको जो है आईपीसी से बीएनएस की तरफ स्विच करना पड़ा। अब बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, आपको डेट तो याद होगी जिसमें हमने पार्लियामेंट में ये एक्ट पास किए थे, वो थी दिसंबर 25, 2023। एक्चुअली ये जो डेट है ये सिंबॉलिकली हमने इसलिए चूज़ की है क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। इसीलिए हमने ये डेट चूज़ करी, इसको एक श्रद्धांजलि के रूप में उनको अर्पित करने के लिए, ताकि पार्लियामेंट में हम अपने ये तीनों लॉज जो हैं, जो तीनों क्रिमिनल लॉज जो हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों को पास किया जा सके। दिसंबर 25, 2023 में पार्लियामेंट में ये पास हुए थे और 1 जुलाई 2024 से ये पूरे हिंदुस्तान में एनफोर्स किए गए थे। अब यहाँ पे पहले बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेशन की। कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है जो हमारे आईपीसी के 511 सेक्शंस थे, हमने उनको इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया, इस तरह से कन्वर्ट किया कि उनकी रैंकिंग जो थी वो 356 सेक्शंस में कवर हो गई। हमने 511 सेक्शंस का जो कवरेज एरिया था उसको रिड्यूस नहीं किया, बल्कि हमने उसको कंसोलिडेट किया और उनको 356 सेक्शंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने उनका कवरेज एरिया था उसको रिड्यूस कर दिया। इसका मतलब ये था कि हमने उसके कवरेज एरिया को और डीप और क्लियर तरीके से सबके सामने पेश किया है, ताकि जितने भी हमारे लॉ प्रोफेशनल्स हैं वो उसकी ड्राफ्टिंग में और उसके ऑर्गेनाइज में इस तरह से क्लियर तरीके से अपने जो मत हैं, अपना जो नॉलेज है उसको रख सकें। दूसरा, लिंग्विस्टिक मॉडर्नाइजेशन। लिंग्विस्टिक मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि जब हमारे पास आईपीसी ड्राफ्ट हुई थी उस वक्त जो ब्रिटिश राज हुआ करता था, तो जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज करी थी वो अपने हिसाब से यूज करी थी, अपने बेनिफिट के लिए यूज करी थी। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज करी है वो ऐसी लैंग्वेज यूज करी है जो हमारी आम जनता के लिए आराम से समझ में आ सके, जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, जिससे वो अपना नॉलेज इंप्रूव कर सके। उनको कोई भी डेफिनेशंस, कोई भी जो बात है भारतीय न्याय संहिता की, वो आराम से समझ में आ सके। तीसरा जो था वो है विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। जो हमारा आईपीसी हुआ करता था वो जो है पनिशमेंट पे ज़्यादा फोकस करता था, रेदर देन जो विक्टिम है उस पे फोकस करने के बजाय। यही बात हमने अपने बीएनएस में ज़्यादा फोकस के तौर पे देखी है। बीएनएस में जो है विक्टिम और उसके राइट्स और विटनेस प्रोटेक्शंस पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ना कि पनिशमेंट पे। हाँ, पनिशमेंट दी जाती है, जिन्होंने ऑफेंस किया है उनको पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन उनकी पनिशमेंट की एक अलग प्रक्रिया, एक अलग जो है प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जब आईपीसी का निर्माण हुआ था तब हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी, वहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन बीएनएस के टाइम पे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हमको हर किसी का उपयोग करके एक अच्छे निर्णय के लिए, एक अच्छे जजमेंट की तरफ हमको अग्रसर करना पड़ता है। वहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक अच्छा जजमेंट कैसे पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं की रिफॉर्म्स इन बीएनएस, जो बीएनएस को स्ट्रेंथ, एक पावर देते हैं। सबसे पहले आता है न्यू ऑफेंस कैटेगरी। बीएनएस ने इंट्रोड्यूस किए हैं 20 ऐसे ऑफेंसेस जो कि हमें आईपीसी में देखने को नहीं मिलते थे। और वो कौन कौन से क्राइम हैं, चलिए उसमें बात करते हैं। सबसे पहले है ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम कौन से होते हैं? जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन मिल करके उसको ऑर्गेनाइज करती है। एक कंट्री में अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसका ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी नहीं है कि उसी कंट्री में अवेलेबल हो, वो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में भी अवेलेबल हो सकता है। दूसरा, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो फंडिंग होती है, जैसे कि टेररिज्म फंडिंग, उस ऑर्गेनाइजेशन को वो फंड कहाँ से अवेलेबल हो रहा है वो भी हमारे न्यू बीएनएस में कवर होता है। जैसे कि मॉब लिंचिंग हो गया। उसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंटल क्राइम्स आते हैं। इन्वायरमेंटल क्राइम्स हमारे आईपीसी में कवर नहीं थे, लेकिन अब हमारे बीएनएस में वो सारे के सारे क्राइम्स जो इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं वो इंक्लूड कर लिए गए हैं। उसके बाद आते हैं सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल फ्रॉड। सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल फ्रॉड कौन से फ्रॉड्स होते हैं? ये ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जो आपके साथ किए जाते हैं, जो आम नागरिकों के साथ किए जाते हैं। उनको फ़ोन कॉल करके, उनसे ओटीपी लेकर के या किसी भी माध्यम से उनके बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड क्राइम्स। ये सारी कैटेगरीज जो है पहले आईपीसी में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है वहाँ पे हमें ये सारे क्राइम्स देखने को मिलते हैं। इनके बारे में पनिशमेंट देखने को मिलती है कि कैसे हम इसको पनिश कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है, हमारे पास आता है सिडिशन, यानी कि राजद्रोह। जब हमारे पास आईपीसी बनी थी उस वक्त जो हमारा राजद्रोह की डेफिनेशंस थी, वो राजद्रोह की जो डेफिनेशंस थी वो ये थी कि ऐसा कोई भी कार्य जो ब्रिटिश और ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में है वो उसको राजद्रोह कहते थे। लेकिन बीएनएस ने इसको री इंट्रोड्यूस किया
वो जो डेफिनेशन थी राजद्रोह की, उसको रिमूव करके एक ऐसी डेफिनेशन, एक ऐसी ऑफेंस को इंट्रोड्यूस किया जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालेंगी। उन सारे केसेस को, उन सारे ऑफेंसेस को हम क्या कहेंगे? राजद्रोह। उसके बाद आते हैं पनिशमेंट की बारी। हमें जो आईपीसी में है वो मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रोविज़न देखने को मिलता है। ऐसे 33 ऑफेंसेस में 33 ऑफेंसेस ऐसे हैं जिस पे हमें मैक्सिमम पनिशमेंट देखने को मिलती है, जैसे रेप हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस और वुमेन्स हो गए। ये ऐसे सीवियर क्राइम्स हैं जिसमें हमें मैक्सिमम पनिशमेंट की देखने को मिलती है, जो प्रोविज़न वो मैक्सिमम देखने को मिलता है। और ऐसे हमारे पास 23 क्राइम्स हैं भारतीय न्याय संहिता में जहाँ पे मिनिमम पनिशमेंट जो है वो मैंडेटरी है, जो कि बहुत ही सीरियस क्राइम नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत गंभीर अपराध हैं, हल्के हल्के गंभीर अपराध हैं थोड़े, लेकिन ज़्यादा गंभीर अपराध नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी हमें जो है मिनिमम सेंटेंस देखने को मिलता है, वो एक मैंडेटरी कर दिया गया है बीएनएस में कि आप इतने से नीचे, इतने सालों से नीचे जो है इन केसेस में, इन ऑफेंसेस में पनिशमेंट नहीं दे सकते। उसके बाद आता है ऑल्टरनेटिव सेक्शंस। ऑल्टरनेटिव सेक्शंस का मतलब ये होता है कि जो आईपीसी में हमें देखने को मिलता था, जब कोई एक छोटा बच्चा जो माइनर है, 18 साल से नीचे है या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, वो क्राइम कर रहा है, तो उसकी जो प्रोसीडिंग, उसकी जो प्रोसेस होती थी वो एक अलग तरीके से देखने को मिलती थी। लेकिन बीएनएस में इसको एक कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड करके उसकी पनिशमेंट और उसका जो प्रोसीजर है उस सबको एक साथ ला करके खड़ा कर दिया। ये इसलिए किया गया ताकि हम उसको एक अप्रोच दे सकें कि ताकि वो जो है आगे भविष्य में ऐसे क्राइम ना कर सके और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उस शहर में, उस देश में अपना जीवन व्यतीत कर सके। अब बात करते हैं सेक्सुअल ऑफेंस और जेंडर इक्वालिटी के बारे में, जिसमें बीएनएस ने बहुत ही डीपली फोकस किया गया है। कंसेंट फ्रेमवर्क एक्सपेंशन। यहाँ पे बीएनएस जो है वो ये बताना चाहता है कि जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वहाँ पे कंसेंट बहुत ही डीप एरिया बन जाता है एनालाइज करने के लिए। अब कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है सहमति। अब सहमति को स्पष्ट रूप से इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि व्यक्ति के इच्छा के बिना, जब कोई भी इंसान है, जब उसकी इच्छा नहीं होती किसी कार्य को करने के लिए, तो हम जो है उसको एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो कार्य है, ये जो ऑफेंस है, ये इसकी कंसेंट के बिना हुआ है। अब वो कंसेंट अगर हम चाहते हैं कि वो ऑफेंस की कैटेगरी में ना आए, तो वो ऑफेंस फ्रीली गिवन होना चाहिए, यानी कि उसकी सहमति होनी चाहिए, उसमें वो इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, यानी कि उसको बता करके दिया जाना चाहिए वो कंसेंट। और दूसरा, ऑन गोइंग, जो करंट एक्ट है उसी के लिए ही वो कंसेंट दी हुई होनी चाहिए, ना कि किसी फ्यूचर एक्ट के लिए। यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि जो हमारे पास मैरिटल गैंग रेप के केसेस होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर ये कंसेंट देखने को मिलती है। अगर कोई भी कंसेंट महिला के सहमति के बिना दी जाती है तो वो जो है रेप की कैटेगरी में आ जाता है, वो मैरिटल रेप या फिर गैंग रेप की कैटेगरी में आ जाता है। अब आते हैं एनहेंस चाइल्ड प्रोटेक्शन। चाइल्ड का मतलब मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, ये तीनों ही हमारी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। आईपीसी में जो प्रोविज़न था वो प्रोविज़न 16 ईयर तक की बच्चों के लिए लागू होता था, लेकिन बीएनएस ने इस बैरियर को तोड़ करके 2 साल बढ़ा करके अब ये जो एज लिमिट है वो 18 साल कर दी गई है। क्यों? क्योंकि यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि जो एज है वो 16 से बढ़ा करके 18 कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो केस होता है या फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का जो केस होते हैं वो
चाइल्ड के ऊपर ज़्यादा होते हैं। अब चाइल्ड का मतलब ये नहीं है कि चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो जो ऑफेंसेस होते हैं वो दोनों के ऊपर या तीनों के ऊपर उतना ही इफेक्ट करते हैं जितना कि सिंगल एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों पे करता है, या सिंगल किसी पर्टिकुलर एक लोग की मेल की कैटेगरी में या फिर फीमेल की कैटेगरी में या ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में करते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की प्रोविज़न। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रोविज़न ये कहता है कि कोई भी रेप केस, उसमें जो है मिनिमम जो इम्प्रिजमेंट यानी कि कारावास जो है वो 7 से 10 साल का होना चाहिए। यहाँ पे हमको लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास भी देखने को मिलता है, और डेथ पेनल्टी यानी कि मृत्युदंड भी देखने को मिलता है। लेकिन मृत्युदंड का जो प्रोविज़न है वो हमें बहुत ही सीवियर केसेस में यानी कि जो बहुत ही गंभीर अपराध हैं उन पे देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर कोई गैंग रेप है उसमें जो हमारा विक्टिम है वो 18 साल से नीचे है, तो उस केस में जो ऑफेंडर्स होते हैं उनको डेथ पेनल्टी दी जाती है, ताकि जो विक्टिम हैं और विक्टिम के जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ जस्टिस हो सके। कॉम्प्रिहेंसिव जेंडर जस्टिस, पहले जो आईपीसी था उसमें जो सेक्सुअल ऑफेंसेस थे वहाँ पे ये चीज़ कवरेज नहीं की गई थी, लेकिन बीएनएस ने जेंडर जस्टिस को डीपली एनालाइज किया, उस पर डीपली फोकस किया, और उन्होंने जो है जेंडर जस्टिस को बीएनएस में इंक्लूड किया गया। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस नाम सुनते ही हमारे मन में एक धारणा बन जाती है, एक इमेज बन जाती है कि जरूर डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो मेल ने फीमेल पे किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे केसेस में अब ये देखने को मिलता है कि डोमेस्टिक वायलेंस मेल के ऊपर भी होता है। स्टॉकिंग का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है। कई बार स्टॉकिंग मेल के लिए भी होती है और कई बार स्टॉकिंग जो है वो फीमेल के लिए भी होती है। ऑनलाइन सेक्सुअल हैरासमेंट। ऑनलाइन सेक्सुअल हैरासमेंट का मतलब ये होता है व्हाट्सएप के माध्यम से आपको वीडियो कॉल की जाएगी, या कोई भी सोशल नेटवर्क के ज़रिए आपको वीडियो कॉल की जाएगी और उसमें कुछ आपके साथ ऐसे अश्लील हरकतें की जाएगी जो एक हरासमेंट के तौर पे आपको आपके माइंड में इफ़ेक्ट कर दिया जाएगा। तो वो जो ऐसे ऑफेंसेस हैं वो भी जो है बीएनएस ने इस में इंक्लूड किए हैं। अब यहाँ पे जो है ये इनका प्रोविज़न बहुत ही डीपली देखने को मिलता है इस सेक्शन में। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस है उसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी आती है बीएनएस आने के बाद। सबसे पहला है मैंडेटरी फॉरेंसिक। मैंडेटरी फॉरेंसिक में ये बताया गया है जो कोई भी ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 7 साल या उससे ऊपर है वहाँ पे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन मैंडेटरी कर दी गई है, यानी कि अनिवार्य है वहाँ पे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करवाना। अब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से हमें क्या होता है, वहाँ पे जो है हम फिगर और फैक्ट यानी कि जो मेन चीज़ है ऑफेंस की उसके बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इस्टेब्लिश कर पाते हैं, ताकि जो एविडेंस हमारे फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के थ्रू हमें मिले हैं, जो एविडेंसेस हमें मिले हैं वो हम एक्सेप्ट कर सकें और उसके बिहाफ पे हम एक फिगर आउट कर सकें कि ये ऑफेंस पर्टिकुलरली किस तरीके से किया गया होगा। दूसरा आता है डिजिटल प्रोसीजर। पहले के ज़माने में जब हम किसी को समन हैंड ओवर करते थे या फिर नोटिस देते थे वो बाय हैंड यानी कि डाक द्वारा दिया जाता था, लेकिन बीएनएस ने इस जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, डिजिटल प्रोसीजर का एक मेथड जो है वो अपनाया। वहाँ पे हम क्या करते हैं, समन्स, नोटिस या अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिजिकल हैंड ओवर ना करके हम उनको डिजिटली उनको हैंड ओवर कर देते हैं। किसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल के माध्यम से, ये हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं। दूसरा जो है हम उनके जो डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह हैं उनको भी एक्सेप्टेड करते हैं एज अ एविडेंस के तौर पे कोर्ट में। दूसरा आता है एविडेंस रेवोल्यूशन। अगर हम पहले एविडेंस एक्ट की बात करें तो वहाँ पे जो
डॉक्यूमेंटेशन था हम केवल उसी को ही एविडेंस के रूप में मानते थे। लेकिन आज जो बीएनएस है वो कवर करता है ईमेल्स को, टेक्स्ट मैसेजेस को, सोशल मीडिया पोस्ट को, सीसीटीवी फुटेज, जीपीएस डाटा और डिजिटल फॉरेंसिक रिसीव एविडेंसेस, यानी कि जो फॉरेंसिक टेस्ट हमने यहाँ पे किए थे हम उसको एज अ एविडेंस यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके कारण हम एक स्ट्रॉन्ग जो जजमेंट है वो पास कर सकें किसी भी केस के रिगार्डिंग। लास्ट जो हमारा आता है वो आता है एआई इनोवेशन। एआई इनोवेशन का मतलब ये है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसमें जो इम्प्रूवमेंट है उसको हम यहाँ पे बीएनएस के थ्रू यानी कि भारतीय न्याय संहिता में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हम एक अच्छा जजमेंट पास कर सकें। और जो हमारा ई कोर्ट के थ्रू जो हमारे बैकलॉग हैं, जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं, हम उस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई करके उनका निपटारा कर सकें। कोई भी लॉ अपने आप 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। उसके 100% सक्सेसफुल होने के लिए हमें कुछ इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने पड़ते हैं जो कि वो चैलेंजेस फेस कर सके, जिसमें हमें कुछ एफर्ट्स डालने होते हैं, कुछ रिसोर्सेज जुटाने होते हैं और कुछ कमिटमेंट करने होते हैं ताकि वो 100% सक्सेसफुल हो सके। सबसे पहला जो इम्प्लीमेंटेशन है वो है ट्रेनिंग प्रोग्राम का। ट्रेनिंग प्रोग्राम किन के लिए? जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, प्रोसिक्यूटर्स हैं, जजेस हैं, लीगल प्रोफेशनल्स हैं, देश भर में हम उनके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकें ताकि वो जो न्यू प्रोविजंस हैं, वो जो प्रोसीजर्स हैं और वो जो प्रिंसिपल्स हैं नए एक्ट के यानी कि बीएनएस के, वो उसमें ट्रेंड हो सकें और एक अच्छा जजमेंट पास कर सकें अपनी सिटीजन्स के लिए। दूसरा होता है पब्लिक एजुकेशन कैंपेन्स। जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको जो नया लॉ है उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो हमको क्या करना है, उनको उस नए लॉ की जानकारी भी देनी है। वो कैसे होगा? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको अवेयर करा सकें उनके नए लॉ के बारे में। अब ये जो नए लॉ के बारे में उसको अवेयरनेस हमें करनी है, वो कैसे किया जाएगा? वो मास मीडिया, सोशल मीडिया, कम्युनिटी प्रोग्राम या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम उनको ये बताएंगे कि जो उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कैसे उसे एक्सेस कर सकते हैं और कैसे उसके लिए जस्टिस की मांग कर सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे किसी न किसी माध्यम से, डिजिटल माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या किसी न किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हमारे पास वो बातें पहुँच जाती हैं जो कि नए बीएनएस में या नए एक्ट में या नए लॉ के बारे में बताई गई है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है हमारा रूरल पॉपुलेशन। जो रूरल पॉपुलेशन है यानी कि जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे जो ये मीडिया है वहाँ पे इनका पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए हमें जो है वहाँ पे एक प्रोग्राम या कैंपेन करनी पड़ती है ताकि हमारे जो ग्रामीण वासी हैं वो भी इस लॉ के बारे में जान सके। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अगर किसी भी लॉ को 100% सक्सेसफुल बनाना है तो हमें टेक्नोलॉजी के साथ मूव करके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे डेवलप करना पड़ेगा कि हमें आगे भविष्य में कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर टेक्नोलॉजी ड्रिवन जस्टिस सिस्टम चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर हम अच्छा कोर्ट रूम चाहते हैं तो वहाँ पे हमें आईटी सिस्टम और सिक्योर नेटवर्क हैंडलिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी बहुत अच्छी चाहिए ताकि जो भी हमारे पास एविडेंसेस आएँ या हम वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ देख रहे हैं वो हमें क्लियरली और डीप एनालाइज करने पे हेल्प कर सके। हमारे पास एविडेंसेस में फॉरेंसिक लेबोरेटरीज होनी चाहिए जो कि हमें ये क्लियर एविडेंस दे सकें कि ये पर्टिकुलर फैक्ट एंड फिगर है इस पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग। पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टूल्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो हमारे पुलिस स्टेशंस के लोग हैं, जो हमारे जो पुलिसमैन हैं, वो उस टूल का यूज़ करके बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके एक
निष्कर्ष निकाल सकें, एक निर्णय पे जा सकें। अब बात करते हैं लॉ के सक्सेस के बारे में। कोई भी लॉ 100% सक्सेसफुल अपने आप नहीं होता है, चाहे हम उसमें कितने भी जुडिशियल रिव्यूज़ कर लें, चाहे उसमें हम ह्यूमन राइट मॉनिटरिंग कर लें या सिविल सोसाइटी या फिर पॉलिटिकल प्रेशर्स को लेकर के उसमें अमेंडमेंट्स करते रहें, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक हम ये ना जान लें कि वो एक फेयरली तरीके से अप्लाइड हो रहा है और वो एक हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन का जो पात्र है वो ना बने। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, यानी कि 164 ईयर्स की जो ये जर्नी है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक ऐसा एक्ट जिसकी लीगेसी 164 ईयर्स है, 511 सेक्शन जो कि 350 सेक्शंस में ट्रांसफॉर्म कर दिए गए हैं, जिसमें 20 न्यू लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया है जो सर्व करते हैं 140 करोड़ भारतीयों को। एक ऐसा लॉ जो साइबर क्राइम से लेकर के क्लाइमेट ऑफेंसेस की बात करता है, एक ऐसा लॉ जो विक्टिम राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट करता है, एक ऐसा लॉ जो अपने सिटीजन्स के लिए ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करता है जो उसको आराम से, उसके सिटीजन्स को आराम से समझ में आ सके। हाँ, हर कोई लॉ जो है वो अपने आप में सफल नहीं होता, उसकी सफलता का श्रेय जो जाता है वो जाता है उन लोगों को जो उससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि लॉ मेकर्स अपने एक्सपीरियंस बेस पे उस लॉ के प्रोविजंस को बनाते हैं, जजेस जो अपनी बुद्धि और विवेक को यूज़ करके उस लॉ को इंटरप्रिटेट करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, पुलिस जो अपनी इंटीग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म को यूज़ करके उस केस की इन्वेस्टिगेट करती है, और हमारे प्रोसिक्यूटर्स जो दूसरे जो विक्टिम्स होते हैं उसके अगेंस्ट में जो काम करते हैं प्रोसिक्यूटर्स, वो ये देखते हैं कि जो जस्टिस है वो हर किसी को समान रूप से फेयर रिप्रेजेंटेशन के साथ मिल सके। यहाँ पे जो देखने को मिलता है, ये जो आईपीसी से बीएनएस तक का जो सफ़र है, ये सिर्फ कानून बदलने के बारे में नहीं है, ये सफ़र है जिंदगी बदलने के बारे में।